Hello friends, welcome back to the channel Ambition Learning Platform. फ्रेंड्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच separation technique will you apply for the separation of the following। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर दिए हुए हैं और आपको उनमें बताना है कि वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ होगा जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, देखिए, तो सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर दिया गया है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ होगा कि हम इनको सेपरेट कर सकें। तो आपको पता है जैसे कि ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका सॉल्ट होता है। तो आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो दोनों को जब आप हीट करोगे, इनके मिक्सचर को जब आप हीट करोगे तो आपको पता है जो वाटर है वो आपका वेपराइज हो जाएगा और आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की? इवापोरेशन टेक्निक। फर्स्ट में ये होगा। अब आगे देखिए, एमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर दिया हुआ है और आपको उनमें एमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। तो आप कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे? तो यहाँ पे देखिए, आपका सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट हो गया। अब वहाँ पे यहाँ पे वाटर तो है नहीं कि आप वेपराइज कर लोगे और आपको सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। अब सोडियम यहाँ पे आपको एमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो जो आपका एमोनियम क्लोराइड होता है वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस भी परफॉर्म करता है। जैसे कि आपकी नेप्थलीन बॉल जो होती है, जैसे कि आप वो क्या रहता है, सॉलिड में रहता है, लेकिन जब आप उसको थोड़े दिन बाद देखोगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। वैसे आप कपूर को जब हीट करते हो तो सॉलिड से वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में हो जाता है, बिना लिक्विड में आए। वैसे ही आपका एमोनियम क्लोराइड भी करता है, ठीक है, वो आपका सब्लिमेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमारी टेक्निक यूज़ हो रही है सब्लिमेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। अब आगे है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन दी इंजन ऑयल ऑफ कार। अब यहाँ पे आपको इंजन ऑयल में आपको स्मॉल मेटल के कुछ छोटे छोटे पीस मिक्स करके दिए गए हैं। अब आप उनको किस टेक्निक से सेपरेट करोगे? तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना होगा, जिसमें क्या होगा, जो आपका इंजन ऑयल है वो क्या हो जाएगा, आपका नीचे फ़िल्टर हो जाएगा और आपको स्मॉल पीसेस जो है वो आपके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पूछा, ठीक है, और आगे भी बताया, अभी बताना है कि कौन कौन से मेथड, कौन से टेक्निक यूज़ किए जाते हैं इनको सेपरेट करने में। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट और फ्लावर पेटल्स। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी कलर को हमें सेपरेट करना रहता है तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमें कितनी, जैसे कि हमने ब्लैक इंक के अंदर से जो डाई होता है उसके अंदर से अलग अलग कलर को सेपरेट किया था, तो हमने क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ होगी। अब आगे चलते हैं, बटर फ्रॉम कर्ड। अब कर्ड में से बटर को कैसे सेपरेट करना है, ये मैंने आपको जब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ करोगे। जैसे हमने जब हम मिल्क में से क्रीम को अलग कर रहे थे तब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम कर्ड में से जब बटर को सेपरेट करना है तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज़ करोगे, ओके। अब आगे चलते हैं। तो ऑयल फ्रॉम वाटर। अब आपको ऑयल और वाटर का मिक्सचर दिया गया है। अब आप इनको कौन सी टेक्निक से सेपरेट करोगे? तो हमने पढ़ा था, आपको मैंने एक्टिविटी भी करके दिखाई थी। इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आपका फर्नल, सेपरेटिंग फर्नल एक इक्विपमेंट था जिससे हम इसको सेपरेट कर रहे थे, ठीक है।
सेपरेटिंग फर्नल था ना, जिससे हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका सेपरेटिंग फर्नल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं हम। अब आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है इसके। अब यहाँ पे बताया है टी लीव्स फ्रॉम टी। अब आपको जो चाय होती है उसमें से आपको चाय पत्ती अलग करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, आप अपने घर में भी करते हो। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे फिल्ट्रेशन का मेथड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो सैंड होता है उसके अंदर आयरन पिन मिक्स कर दिया गया है। अब आपको उनको सेपरेट करना है, तो आप कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे? तो आपको पता है कि आयरन पिन्स जो बहुत अट्रैक्ट हो जाती है मैग्नेट से। ठीक है, तो जब मैग्नेट्स हम लोग वहाँ पे लगाएंगे तो जितने भी आयरन पिन है आपको अलग हो जाएंगे और सैंड आपको वहीं रह जाएगा। ठीक है, मैग्नेट में आके चिपक जाएगा ना जितने भी आयरन पिन है, जब आप उनके पास लेके जाओगे मैग्नेट को। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। अब जो व्हीट ग्रेन होता है उसमें जो हस्क होता है उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उनको हम ये विनोइंग मेथड, जो कि विलेज में ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जब हमें व्हीट ग्रेन्स में से हस्क को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर से गिराते रहते हैं और फैन या फिर कुछ भी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो बहुत हल्का होता है, तो वो एक साइड हो जाता है। ठीक है, उड़ने लगता है वो थोड़ा, तो अलग हो जाता है और आपका व्हीट ग्रेन वहाँ नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम विनोइंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। अब लास्ट है यहाँ पे फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। अब वाटर में जो मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उनको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से, ये आपका कोलाइड आ गया ये। ठीक है, सेडिमेंटेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सेडिमेंटेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। सेडिमेंटेशन टेक्निक वही आपका फिल्ट्रेशन मेथड ही है। ठीक है, तो ये था, इसमें आपको बताना था कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हमारा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, रॉन्ग लिखा हुआ है। 4 डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो प्रज्ञा है उसने क्या किया, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया है और उसने 4 तरह के अलग अलग सब्सटेंस को लिया है और उसको अलग अलग टेम्परेचर पे रख के उसको टेस्ट किया है। ठीक है, उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया है और एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। और जो डेटा उसे मिला है उसने इस टेबल में लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है कि एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो अलग अलग तरह के सब्सटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें क्या 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसको मिक्स कर रहे हैं, क्या करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग टेम्परेचर पे। जैसे कि ये पोटेशियम नाइट्रेट को हमने 21 ग्राम मिक्स किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट द टेम्परेचर ऑफ 283 केल्विन। वैसे सोडियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया 283 टेम्परेचर पे 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मिक्स किया, 36 ग्राम। तो वैसे ही ये बताया हुआ है। अब आगे आपका कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 330 केल्विन। तो यह बता रहा है कि अगर आपको 50 ग्राम ऑफ वाटर दिया जाए एट द टेम्परेचर ऑफ 330 केल्विन और उसमें आपको पोटेशियम नाइट्रेट को कितना मिक्स करोगे। ठीक है, तो उसमें हम जैसे कि हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में 62 पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या दिया गया, आपको 50 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो यहाँ पे हम 62 का हाफ़ करेंगे ऑब्वियसली, तो 62 का हाफ़ हो जाएगा 31, तो आपका आंसर होगा 31। तो आप 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स करोगे 50 ग्राम ऑफ वाटर में एट द टेम्परेचर 330 केल्विन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leave the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cool? Explain. तो यहाँ पे प्रज्ञा ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है,
353 केल्विन में, और उसको क्या किया है, कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और उसके बाद उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, तो देखिए उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, जब वो देखेगी थोड़ी देर बाद तो उसको वो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे, यहाँ पे गलत लिखा गया ना, सैचुरेटेड की स्पेलिंग लिखी गई, ये होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब उसको ठंडा हो जाएगा, जब हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें आपको पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यही पूछ रहा था कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एस 293 केल्विन। आपको 293 केल्विन पे जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी को फाइंड करनी है। विच सॉल्ट हैज़ दी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे 293 केल्विन के टेम्परेचर पे किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एस 293 केल्विन पे सबकी सॉल्युबिलिटी बताई है। फिर उसमें से हम देखेंगे कि किसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम बताई गई है। फिर सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम बताई गई है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम क्लोराइड की बताई है 35 ग्राम, ठीक, और एमोनियम क्लोराइड की आपको बताया 37 ग्राम। तो इसमें सबसे हाईएस्ट आपको किसका दिख रहा है सॉल्युबिलिटी, सबसे हाईएस्ट आपको एमोनियम क्लोराइड का मिलेगा 37 ग्राम। तो आपका आंसर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा है आपका। तो व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ बता रहा है कि जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर पे उसका क्या इफ़ेक्ट है। तो देखिए जैसा जितना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, उतनी उसके अंदर हम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो जब हम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये हमारे 3rd क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। अब आगे के जो क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड और सस्पेंशन, इनको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए एक एक करके सबको करते हैं। तो पहला है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो बताना है आपको और उसका एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट को हम न डिज़ोल्व कर पाएँ, ठीक है, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, एग्जांपल हो सकता है फॉर एग्जांपल कि मैंने 36 ग्राम सॉल्ट को मिक्स किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और इसको जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसमें और भी हम सोल्यूट डिज़ोल्व कर पाएंगे, तो वो आपका हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये आपका क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए इसमें हम और सैचुरेटेड इनमें और सोल्यूट को मिक्स करके डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। आपका बी बोला है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। और इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल H2O वाटर। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 एलिमेंट मिलते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जांपल प्योर सब्सटेंस का।
और भी एग्जांपल हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस के। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कोलाइड को, ठीक है। कोलाइड क्या होता है? तो अ कोलाइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज़ इंटरमीडिएट। तो कोलाइड एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें जो उनके सोल्यूट पार्टिकल्स की जो साइज़ होती है वो इंटरमीडिएट होती है, मतलब कि ना ही सस्पेंशन से बड़ी होती है और ना ही सॉल्यूशन से छोटी होती है, ठीक है। और ये जो आपका कोलाइड होता है ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये देखने का आपको होमोजीनियस लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये क्या होता है आपका हेट्रोजीनियस होता है। तो ये हो गया कोलाइड का, और इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्लड, यूराइन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके कोलाइड के। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है सस्पेंसन के बारे में, ठीक है। तो अ सस्पेंसन इज़ अ heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। तो यहाँ पे क्या करा है, जो सस्पेंशन होता है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और वो उनमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो जो नीचे का हो जाता है वहाँ पे वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल देख लीजिए आप सस्पेंशन के। तो सस्पेंशन के एग्जांपल हो जाएंगे चॉक पाउडर, व्हीट फ्लोर, और भी एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही। तो ये मैंने आपको चारों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो देखिए इसमें आपका होमोजीनियस मिक्सचर क्या है पहले, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर को, और उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आपका पहले आ जाएगा सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि सोडा वाटर क्या होता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विनीगर। तो विनीगर जो है वो भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और उसके बाद आपका दिया है फिल्टर टी, और जो फ़िल्टर टी होती है वो भी आपकी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि वो जो हम टी रहता है वो क्या होता है पूरी तरह मिक्स होता है, उसमें सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं ना, उनको हम वापस से रिटर्न ला नहीं सकते ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका होमोजीनियस होता है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद एयर। तो एयर तो आपने पढ़ा है कि एयर क्या होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब आपको हेट्रोजीनियस मिक्सर बता देते हैं। तो इनमें से केवल 2 ही आपके हेट्रोजीनियस मिक्सर थे, बाकी सारे आपके होमोजीनियस मिक्सर थे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका आ जाएगा वुड, ठीक है। वुड क्या हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, वो किसी चीज़ में आप मिक्स करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। और उसके बाद सॉइल, और सॉइल को भी जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसमें मिक्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा नीचे जाके सस्पेंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिक्सचर दिए हुए थे जिन्हें हमने बताया कि कौन सा उसमें होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। तो यहाँ बोल रहा है कि आपको कलरलेस लिक्विड दिया गया है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड दिया गया है और वो क्या है प्योर वाटर है। आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि जो आपको कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो आपका प्योर वाटर है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो वी कैन कंफर्म इफ़ अ कलरलेस लिक्विड इज़ प्योर बाय सेटिंग इट टू बॉयल। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कलरलेस लिक्विड आपको दिया गया है आप उसको क्या करो बॉयल करके देखो। जब आप उसको अगर वो क्या, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगा जो कलरलेस लिक्विड आपको दिया गया है तो वो आपका क्या है प्योर वाटर ही है, तो ये आपको प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है इफ़ इट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस इज सेड टू बी प्योर वाटर। तो वही मैंने बताया, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा तो वो आपका प्योर वाटर होगा। तो ये तो प्रूव हो गया, ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो किसी को। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फेल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है आइस। आइस क्या है आपका, आइस आपका प्योर सब्सटेंस है। कैसे है कि जैसे कि एग्जांपल ये कि हम H2O वाटर, ठीक है, जो वाटर होता है वो क्या आपका दो एलिमेंट से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वैसे ही वाटर जब आपका प्योर सब्सटेंस है तो आइस जब उसका सॉलिड फॉर्म है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो भी आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ही होगा। ओके, तो आइस आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिल्क। तो मिल्क में आपको पता है कि उसमें फ़ैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसीलिए मिल्क क्या होता है आपका, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सी में दिया आपका आयरन। तो आयरन तो आपको पता है कि ये एक एलिमेंट होता है, तो ये आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है किस दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, तो ये आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस आप कह लो। तो ये आपको यहाँ पे प्योर सब्सटेंस बताना था। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड दो एलिमेंट से बना है, एक कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो इन दोनों एलिमेंट को मिला के आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना है, तो ये भी आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है आपका मरकरी। तो मरकरी तो आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रिक। तो ब्रिक क्या है, ब्रिक क्या है आपका, ये इनप्योर सब्सटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है वुड। तो वुड भी आपका क्या है, इनप्योर सब्सटेंस है। उसके बाद आपका एयर। एयर तो आपको पता है कि ये भी क्या है, आपका इनप्योर सब्सटेंस है। इनमें क्या होता है, अलग अलग गैसेस मिक्स होती हैं, तो एयर क्या है आपका, ये इनप्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। और प्योर सब्सटेंस में आपके यहाँ पे केवल आइस था, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी। तो ये 5 जो थे आपके प्योर सब्सटेंस थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो यहाँ पे मिक्सचर्स दिए हुए गए हैं और आपको इनमें बताना है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है। तो पहला है आपका सॉइल। तो सॉइल आपको पता है कि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये सॉइल क्या है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका वाटर में पूरी तरह मिक्सअप नहीं होता है। ये क्या होता है, नीचे आपके सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो सॉइल क्या होगा, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आपका सी वाटर। तो सी वाटर आपको पता है कि एक तरह का सॉल्यूशन होता है, ये क्या होते हैं, पूरी तरह से मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो सी वाटर आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद एयर। तो एयर तो आपको पता है कि एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसीलिए ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो एयर भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल। तो कोल क्या होता है, कोल आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोडा वाटर। सोडा वाटर आपको पता है कि सोडा वाटर आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हमारे बस केवल 3 ही आपके जो मिक्सचर्स थे वो आपके सॉल्यूशन थे। एक तो सी वाटर, ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर भी आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर है, और सोडा वाटर भी है होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये 3 थे आपके सॉल्यूशंस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेंडल इफेक्ट शो करता है। तो सबसे पहले आप जान लो कि टेंडल इफेक्ट होता क्या है। तो द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। तो बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग को हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा टेंडल इफेक्ट शो करता है, देखते हैं यहाँ पे। पहला आपका दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन में जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करोगे तो वो पूरा स्कैटर नहीं होगा।
तो ये आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिल्क। अब मिल्क मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम्पल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ तो इसको आपको देखने से ही पता चल गया, मिल्क जो आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। उसके बाद क्योंकि जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं सॉल्ट के बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हमें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देती है। उसके बाद आता है थर्ड आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, क्योंकि इसके भी पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टार्च सॉल्यूशन। तो जो स्टार्च सॉल्यूशन होता है वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मिल्क और जो स्टार्च सॉल्यूशन था यही दो थे जो आपके टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। आप इसको एक्टिविटी भी करके देख लीजिएगा, आपको मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो आपको उसमें आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह मिक्सअप होते हैं और उसके पार्टिकल भी छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सोडियम। तो सोडियम आपको पता है कि सोडियम क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है सॉइल। तो सॉइल आपको क्या आता है, वो तो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो ये आपका क्या है, मिक्सचर है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका मिक्सचर। और उसके बाद आपका होता है शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन भी आपका क्या होता है, एक तरह का मिक्सचर ही होता है। तो आपका शुगर सॉल्यूशन भी क्या होगा, यहाँ पे मिक्सचर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर। तो सिल्वर आपको पता है कि ये आपका एक तरह का क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या था, सोडियम आपका एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, और जो शुगर और सॉइल है वो आपकी क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका क्या है, वो आपका कंपाउंड है। इसमें आपके दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दो एलिमेंट से मिलके ये बना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए आपका ये क्या है, कंपाउंड है। और जो एक एलिमेंट होगा वो आपका एलिमेंट होगा, और जिनमें दो एलिमेंट होते हैं आपको पता है कि दो एलिमेंट मिलते हैं तब हमारा कंपाउंड बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टीन। तो टीन आपका क्या है, एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बताए थे कि ये भी क्या होता है, आपका एक एलिमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोल। तो कोल आपका क्या होता है, ये आपका होता है मिक्सचर होता है एक तरह का। उसके बाद नेक्स्ट आता है एयर। तो एयर भी आपको पता है कि एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सोप। तो जो सोप होता है वो भी आपका क्या होता है, मिक्सचर ही होता है। नेक्स्ट आता है आपका मीथेन। तो मीथेन आपका क्या होता है, ये आपका कंपाउंड होता है, ठीक है। ये दो एलिमेंट से मिलके आपका मीथेन बना है, इसीलिए ये आपका क्या है, कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड है। ये भी दो एलिमेंट से मिलके बना है ना, इसीलिए अभी आपका क्या, कंपाउंड है। उसके बाद आपका ब्लड। तो ब्लड जैसे कि ब्लड आपका मिक्सचर होता है, ठीक है। ब्लड में भी अलग अलग तरह के टाइप्स के ब्लड पाए जाते हैं ना, WBC, RBC, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लड भी क्या आपका मिक्सचर है। तो यहाँ पे वही आपको बताना था कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। तो एलिमेंट आपको पता है जिनमें एक एलिमेंट है, और कंपाउंड में क्या होगा कि दो एलिमेंट होंगे, और मिक्सचर तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये था।
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ए वाला है, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ आपकी क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक और भी उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन से आपका आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो आपकी यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज़ की फॉर्मेशन हुई आयरन ऑक्साइड की। जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट में क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस और ये सारे रिएक्शंस हो रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन से आपको एक नई चीज़ मिल रही है, आयरन ऑक्साइड। तो इसीलिए ये दोनों क्या है, केमिकल चेंज ही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड आपका केमिकल चेंज है। सी वाला है आपका मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड। तो आपको सैंड और आयरन फाइलिंग्स की मिक्सिंग दी हुई है, और ये आपको बताना है कि फिजिकल है या केमिकल है। तो ये आपकी फ़िजिकल चेंज है। क्यों फ़िजिकल चेंज है, क्योंकि हम इसको ईज़िली अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे कि जब हम इसको मैग्नेट लेंगे और सारे आयरन फाइलिंग्स को अलग कर देंगे, तो इसमें कोई तो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ना ही किसी नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कुकिंग ऑफ अ फूड। तो अगर यहाँ पे जैसे कि आपने खाना बनाया, तो एक बार आपने खाना बना लिया तो अब उसको वापस से चेंज तो नहीं कर सकते ना। जैसे आपने रोटी बनाई, अब रोटी से उसको वापस आटे में तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है, जो अगर आपने एक बार खाना बना लिया तो खाना बना लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। तो वही यहाँ पे भी क्या है कि अगर एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया है, तो अब दोबारा तो उसको निकालोगे नहीं ना आप। तो ये आपका क्या है, आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि जब वाटर को हम ठंडा या आइस की फॉर्म में हो, चाहे गैसीय स्टेट में फॉर्म में हो, है तो वो वाटर ही, कोई नई चीज़ की फॉर्मेशन नहीं हुई, इसीलिए ये आपका फिजिकल चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल आपका क्या होता है कि ये आपका फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। क्योंकि जो कैंडल होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वैक्स, ठीक है, तो नीचे वाला जो वैक्स होता है वो आपका, अगर वो जैसे कि जैसे जैसे कैंडल जलता है ना, तो वो वैक्स क्या होता है, नीचे इकट्ठा होते जाता है, और जब वो क्या होता है, वापस से वो क्या होता है, वैक्स ही बन जाता है। ठीक है, वो वापस से आपको ठंडा होता है तो वो आपको उसी फॉर्म में मिल जाता है जिस फॉर्म में आपका कैंडल था। ठीक है, तो वो आपका क्या है, फिज़िकल चेंज भी है और उसमें केमिकल चेंज भी होता है। जैसे कि उसमें से हीट और जो भी लाइट निकलती है, तो उसको वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा केमिकल चेंज। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। जो नीचे का वैक्स है उसको हम दोबारा से वापस ला ले रहे हैं, बट जो ऊपर का था, ठीक है, उसको हम वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में आपका दोनों चीज़ होता है, फिजिकल भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। तो ये था आपका NCERT सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।